बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन ईओबीआई के इंटरव्यूज के मुतालिक पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हमारी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इंटरव्यू में अगर इसके रेलेवेंट कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए तो एक प्रोफेशनली अगर आपका एक अच्छा आंसर होगा तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बेहतर अंदाज से देखा जाएगा एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे। सो जी, एक्ट है हमारा 1976 ईओबीआई ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976। इसमें हमने बेनिफिट्स का जो सेक्शन है वो हमारा चल रहा है और इसमें फर्दर हमारा सेक्शन 23 है। इसके सब सेक्शन 1 में एन इंश्योर्ड पर्सन कौन है? वो जो एम्प्लॉयड है एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। सो हु सस्टेन्स इनवैलिडिटी, यानी किसी को कोई मसला हो जाता है, किसी की अल्लाह ना करे टांग कट जाती है, बाजू कट जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, सो इनवैलिडिटी हो जाती है, शैल बी इंटाइटल टू, यानी कि एन इंश्योर्ड पर्सन। जरूरी है कि वो इंश्योर्ड भी हो, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो जो कंट्रीब्यूशन कर रही है ईओबीआई के लिए और जो लायबल थी कि वो रजिस्टर्ड हो और उसमें रजिस्टर किया हुआ था और कंट्रीब्यूट कर रही थी। उसका जो एम्प्लॉय है वो सस्टेन कर रहा है इनवैलिडिटी, शैल बी एंटाइटल टू एन इनवैलिडिटी अलाउंस। बेसिकली यहां पे बात किसकी हो रही है? इनवैलिडिटी अलाउंस की। एक तो ओल्ड एज बेनिफिट अलाउंस होता है, एक ये नया है इनवैलिडिटी, ये उससे अलग से है। इनवैलिडिटी अलाउंस यानी कि किसी की जो एक महरूम हो जाए किसी काबिलियत से, उसको जो अलाउंस दिया जाता है एट द रेट ऑफ 70 लाइव रुपीज। 70 लाइव रुपीज से मतलब 75 रुपीज है पर मंथली, यानी उसको कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, कहीं पे उसको बैलेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि उसको देंगे। ये है 70 लाइव रुपीज पर मंथ, प्रोवाइडेड दैट, कुछ शराइत इसकी लगा दी गई हैं। सब सेक्शन 1 का पार्ट ए, कंट्रीब्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिम फॉर पेएबल फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर, यानी कि उसने जो पेमेंट्स की हुई थी उसका पीरियड 15 साल था, 15 साल से कम नहीं था। आगे फिर है अगला पार्ट है कंट्रीब्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिम फॉर पेएबल for not less than 5 years since his entry into insurable employment। अब 15 साल की वो तो एक बात की कि अगर वो उसकी नॉर्मल सर्विस चल रही है तो उसने 15 साल का जो पीरियड है उसने पेमेंट्स की हुई है, कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे आता है कि एक बंदा सर्विस में आया है, जॉब में आया है और उसकी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट को अभी 5 साल हुए एंड फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर, और 3 साल कम नहीं होने चाहिए प्रीसीडिंग द मंथ इन विच he sustains invalidity। अगर इनवैलिडिटी का काम देखा जाए तो जब वो उसको कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई ऑफिस के बीच में हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन उसकी इनवैलिडिटी के जो साथ ही पीछे देखें, जिस महीने में उसकी इनवैलिडिटी होती है उसके पीछे देखें तो पिछले 3 साल से कंसेक्टिव उसकी पेमेंट्स हो रही हैं, कंट्रीब्यूशन हो रही हैं, तो भी ये एक है। इन आइदर केस कोई भी मामला हो, 15 साल उसने पे किया था या फिर जब से वो सर्विस में आया हुआ है इस इंश्योरेबल में 5 साल हो चुके, या उसकी इनवैलिडिटी जब हुई तो पिछले 3 साल से उसके कंट्रीब्यूशन चल रही थी, इन तीनों में से जो भी हो, इन आइदर केस ही इज अंडर, कोई भी इसमें कोई केस हो, ही इज अंडर 55 years इफ एज, 50 years in case of and 50 years in case of woman। अगर औरत है तो उसकी ये सारी जो चीजें हैं, ये एज जब उसकी चल रही थी, मर्द है तो 55 ईयर से कम ही थी, ये सारी जब उसके जो पार्ट ए बी सी में हमने मेंशन की है, और अगर औरत थी तो उसकी 50 ईयर से कम में ये सारी चीजें पूरी हो गई। कोई भी उसमें जो 15 साल की पेमेंट्स थी, सर्विस में आया 5 साल हुए, या जो इनवैलिडिटी हुई तो पिछले 3 साल को देखें तो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, और उसकी एज को देखें, मर्द था तो 55 ईयर्स, औरत थी तो उसकी 50 ईयर। सो ये उसके ऊपर फिर कंडीशंस मीट होती हैं। सबसेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस, कि जो कवानीन है उसको देखा जाएगा। द इनवैलिडिटी अलाउंस शैल बी पेएबल, ये जो इनवैलिडिटी अलाउंस जिसकी हमने
किसी चीज से महरूम हो जाने का जो एक अलाउंस है, बी पेएबल फ्रॉम द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच द इंश्योर्ड पर्सन सेटिस्फाइज द कंडीशंस फॉर एंटाइटलमेंट देयर टू। जो कंडीशन ऊपर दी गई वो पूरी होती है जब भी ये इनवैलिडिटी होगी उस महीने के अगले महीने से उसकी वो शुरू हो जाएगी अलाउंस, ये जो इनवैलिडिटी अलाउंस है। प्रोवाइडेड दैट, यानी कि इसके साथ एक और शर्त ऐड कर दी, दैट the invalidity allowance shall not be payable retroactively for more than 6 months preceding the month in which the application for the invalidity allowance is submitted। यानी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका 8 महीने से पिछला जो पेंडिंग चल रहा है या ड्यू हो जाता है, हादसा हुआ उसके 8 महीने बाद एप्लीकेशन हुई, तो पिछले जब भी एप्लीकेशन आएगी तो पिछले 6 महीने मैक्सिमम उसको अलाउंस ये जो है वो पे करेगा रेट्रोएक्टिवली। तो इससे ज्यादा का नहीं। अगर 12 महीने के बाद भी अप्लाई करते हैं तो 6 महीने का ही मिलेगा, अगर 3 महीने के बाद अप्लाई कर लेते हैं तो 3 महीने का पूरा मिल जाएगा। सो मैक्सिमम 6 मंथ तक उसको जो पिछले एरियाज हैं वो मिल सकते हैं। इससे ज्यादा के डिले होगी तो फिर उसको एरियाज ज्यादा नहीं मिलेंगे 6 महीने से ज्यादा। सबसेक्शन 3 है द इनवैलिडिटी अलाउंस shall be payable so long as invalidity continues। जब तक उसकी ये बाजू टूटा था, जब तक ठीक नहीं हो जाता, या कोई बीमारी ऐसी लगी थी जिसमें कोई मसला हो गया, उसको ठीक नहीं था, नॉर्मल था, या इनवैलिडिटी हुई, जब तक वो वैलिड नहीं हो जाता या ठीक नहीं हो जाता तो ये उसका अलाउंस चलता रहेगा। शर्त भी लगा दी, प्रोवाइडेड दैट एन इंश्योर्ड पर्सन हु हैज बीन इन रिसीट ऑफ द इनवैलिडिटी अलाउंस फॉर नॉट लेस देन 5 कंटिन्यूस ईयर, यानी कि जिसको अलाउंस लेते हुए 5 साल हो चुके हैं, और अटेन्स द एज ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लास ए, यानी कि जो मर्द होगा उसके लिए 55 और औरत है तो 50 ईयर, जब तक ये पूरी नहीं होती अंडर सेक्शन 22, ये वही उसी की मैंने बात की एज की, मेल के लिए 55 है और फीमेल के लिए 50 ईयर तक, जब तक ये हो जाता है या उसको 5 साल का जो है वो ड्यूरेशन हो जाता है, बी इंटाइटल्ड टू द इनवैलिडिटी अलाउंस फॉर लाइफ, तो ये उसको पूरी जिंदगी फिर जो है अलाउंस मिलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद फर्दर प्रोविजंस आ जाती हैं कॉमन टू ऑल बेनिफिट्स, यानी ये प्रोविजन है कॉमन है, जितने भी बेनिफिट्स की बात हो रही होगी ये उन पे अप्लाई होती हैं। यहाँ पे सेक्शन 24 है इन कैलकुलेटिंग, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मुश्किल सेक्शन है, जरा इसको आपने ध्यान से सुनना। मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि आपको आसान अंदाज में कम्युनिकेट करूं, लेकिन ये फोकस करना है इस पे। इन कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशंस पीरियड फॉर एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट अंडर दिस एक्ट, यानी कंट्रीब्यूशंस क्या होती थी, जब एम्प्लॉयमेंट में आता है और इंश्योर्ड पर्सन कहलाता है तो उसका एम्प्लॉयर जहां पे वो जॉब कर रहा है उसकी कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो ये जो हिस्सा ईओबीआई को पे किया जाता है मंथ वाइज, ये इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सो इन कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन पीरियड, जिसमें कहा जाता है कि 15 साल होना चाहिए, फिर हमने जब इनवैलिडिटी की बात की थी तो उसको सर्विस में आए हुए 5 साल होना चाहिए, या जब उसकी इनवैलिडिटी हुई तो पिछले 3 साल को देखें तो उसने पे किया हुआ था। सो ये सारी की सारा उसका जो कैलकुलेट किया जाता है ये कंट्रीब्यूशन का पीरियड कहलाता है। इन कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन पीरियड फॉर एंटाइटलमेंट टू द बेनिफिट अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो भी ईओबीआई का बेनिफिट उसको मिलेगा, अनाउंस मिलेगा, उसकी कंट्रीब्यूशन का जो पीरियड काउंट हो रहा होगा, पीरियड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इनवैलिडिटी अलाउंस हैज बीन पेड, वो पीरियड जिसमें उसको इनवैलिडिटी का अलाउंस दिया गया, यानी उसके कोई मसला आया और उसको अलाउंस मिल रहा है इनवैलिडिटी का, टू एन इंश्योर्ड पर्सन प्रायर टू हिज रीचिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स और 50 ईयर्स इन केस ऑफ वुमेन, यानी मर्द था तो 55 साल, औरत थी तो 50 साल तक पहुंचने के लिए उसका जो पीरियड काउंट हो रहा है कि उसने कितनी अरसे तक पेमेंट की है, तो इनवैलिडिटी का जो अलाउंस मिलने का पीरियड है वो भी उसमें काउंट होगा। और पीरियड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच मैटरनिटी बेनिफिट, या किसी को मां बनने का जो बेनिफिट मिलता है वो मिल रहा था, और सिकनेस बेनिफिट या कोई बीमारी लगी थी उसको वो बेनिफिट मिल रहा है, और इंजरी बेनिफिट या कोई इंजरी हुई थी उसका बेनिफिट मिल रहा है। टोटल डिसेबलमेंट पेंशन, या कोई उसको ऐसी पेंशन मिल रही है जिसकी वजह से वो डिसेबल हुआ था और डिसेबल होने की वजह से उसको पेंशन मिल रही थी, वो भी मिल रही थी, हैव बीन पेड अंडर द वेस्ट पाकिस्तान एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, यानी कि जो ये सारे बेनिफिट जितना हमने तज़किरा किया है ये अंडर द सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, यानी कि जो मगरबी पाकिस्तान उस वक्त का था, तो अब तो पाकिस्तान ही है, तो उसको इस कानून के मुताबिक पे किया जाता रहा है टू एन इंश्योर्ड पर्सन, एक ऐसे शख्स को जो इंश्योर्ड भी है, शैल बी डीम टू बी कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो ये जितना बेनिफिट उसको मिलते रहे, अलाउंसेस मिलते रहे, इस पीरियड को भी काउंट क्या किया जाएगा कि ये भी कंट्रीब्यूशन का पीरियड है,
जब उसकी कंट्रीब्यूशन के पीरियड को ओवरऑल उसके एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट यानी कि ज्यादा उम्र या बड़ी उम्र में जब वो जाते हैं तो उसको जो अलाउंस मिल रहा होता है उसकी ये कंट्रीब्यूशन का पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये सारा पीरियड भी उसमें ऐड होगा. सिंपल है. टू सच एक्सटेंट एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रेगुलेशन, तो रेगुलेशन की जो वजाहत को मद्देनजर रखते हुए ये पीरियड उसको कंसीडर किया जाएगा. तो ये सेक्शन की एक क्रक्स था. अब आगे चलते हैं. सेक्शन 25 है और सब सेक्शन 1 है. ऑल क्लेम्स फॉर अलाउंस अंडर दिस एक्ट, जो भी कोई क्लेम होगा किसी अलाउंस के लिए इस एक्ट के मुताबिक, शैल बी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में उसकी एप्लीकेशन दी जाएगी, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय सच डॉक्यूमेंट्स, तो उसके प्रूफ में जितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी एंड एविडेंस की जरूरत होगी, एज टू एंटाइटलमेंट एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रेगुलेशन, तो जो कवानीन मांगते हैं या कानून में तज़किरा किया गया है तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन राइटिंग के साथ साथ अटैच करनी पड़ेगी. सबसेक्शन 2 है. पेमेंट ऑफ एन अलाउंस शैल बी मेड इन सच मैनर एंड एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रेगुलेशन, जब उसको अलाउंस दिया जाएगा किस तरह से दिया जाएगा, किस जगह पे दिया जाएगा, किस टाइम दिया जाएगा, ये जो रेगुलेशंस वजाहत करेंगे उसके मुताबिक ही उसको पेमेंट की जाएगी. सो ये था आज का हमारा सेशन. अब इस सेशन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के हवाले से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पूछा जाए तो आप कैसे उसको आंसर करेंगे. क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन इंश्योर्ड पर्सन टू रिसीव एन इनवैलिडिटी अलाउंस अंडर सेक्शन 23. इसका आंसर होगा, एन इंश्योर्ड पर्सन मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू रिसीव एन इनवैलिडिटी अलाउंस. इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशंस मस्ट हैव बीन पेएबल फॉर एट लीस्ट 15 years, और कंट्रीब्यूशन मस्ट हैव बीन पेएबल फॉर एट लीस्ट 5 years since entering insurable employment and 3 years preceding the month of invalidity. Additionally the insured person must be दूसरा इसकी जो कंडीशन है अगली, ये तो कंट्रीब्यूशन का पीरियड हो गया 15 साल, 5 साल, फिर 3 साल की जो शराइत है. 55 years of age for men, 50 years of age for women. तो ये जब चीजें पूरी होंगी तो उसको वो अनाउंस मिलेगा. When does the payment of the invalidity allowance commence? कब शुरू होता है invalidity का allowance? The invalidity allowance begins from the month following the month in which the insured person satisfies the conditions for entitlement. जो condition ऊपर पिछली स्लाइड में हमने देखी है वो जब पूरी होंगी और उससे अगले महीने उसकी शुरू हो जाएगी invalidity का allowance. However, retroactive payments are not allowed for more than 6 months preceding the month of application submission. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द इनवैलिडिटी अलाउंस पेएबल टू द इंश्योर्ड पर्सन, कितने अरसे तक उसको इनवैलिडिटी अलाउंस इंश्योर्ड पर्सन को पे किया जाता रहेगा. आंसर है, द इनवैलिडिटी अलाउंस इज पेएबल एज लॉन्ग एज द इनवैलिडिटी कंटिन्यूज. इफ एन इंश्योर्ड पर्सन रिसीव्स द इनवैलिडिटी अलाउंस फॉर 5 कंटिन्यूस ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए. दूसरा है, अटेन्स द स्पेसिफाइड एज 55 years for men and 50 years for women, they become entitled to receive the allowance for life. यानी कि जो 5 साल तक अलाउंस लेते रहे या जो फिर 55 years को इस 5 साल का अलाउंस लेते रहे और 55 year को पहुंच जाए या 50 year को इन केस ऑफ मैन और वुमेन, सो उसको फिर लाइफ लॉन्ग जो है ये अलाउंस मिलता रहेगा. अगला सवाल है, हाउ आर कंट्रीब्यूशन पीरियड कैलकुलेटेड फॉर एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट अंडर सेक्शन 24. एज का जो या कंट्रीब्यूशन का जो पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट होगा. इसका आंसर है, द कंट्रीब्यूशन पीरियड्स इंक्लूड पीरियड ड्यूरिंग विच इनवैलिडिटी अलाउंस वाज पेड बिफोर रीचिंग द स्पेसिफाइड एज. दूसरा ऑप्शन है, मैटरनिटी बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट, इंजरी बेनिफिट्स और टोटल डिसेबलमेंट पेंशंस वर पेड अंडर द वेस्ट पाकिस्तान एम्प्लॉइज Social Security Ordinance 1965. These periods are deemed contribution periods to the extent provided by regulation. So ये जी बड़ा क्लियर इसका आंसर है. आगे चलें तो कौन सा सवाल का है जी जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लेमिंग एन इनवैलिडिटी अलाउंस. इनवैलिडिटी अलाउंस को क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है. द क्लेम फॉर एन इनवैलिडिटी अलाउंस मस्ट, नंबर 1, बी मेड इन राइटिंग. दूसरा जो प्रोसीजर में स्टेप है, बी अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशंस. तीसरा स्टेप है, पेमेंट्स आर मेड इन
अ मैनर, इस तरीके से टाइम से, एंड प्लेसेस प्रोवाइड बाय द रेगुलेशन, जो रेगुलेशन में चीजें दी गई हैं उसके मुताबिक। सो ये था आज का हमारा सेशन। कंप्लीट सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com को विजिट कर सकते हैं और इंटरव्यू के सेक्शन में जाके कंप्लीट कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।